आपने राजनीतिक के लिए कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? एक साधारण सी लड़की एक ऐसे मजहब से है जहाँ पर्दा रखना आम बात है। मैंने जिद पकड़ ली। मैंने कहा मैं 18 साल की हो गई हूँ, घर से भाग के चली जाऊंगी। आपकी पार्टी पिछले 15 से 20 सालों में सत्ता में नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान करनी होगी। आपको कई बार पुलिस ने अरेस्ट भी करा है। मेरे हाथ में एक ज्ञापन था, मुझे अरेस्ट करा, 144 का हवाला दिया गया, मैं अकेली थी। सोशल मीडिया पे आपको लेडी दबंग के नाम से जाना जाता है। दबंग छवि जो है वो अच्छे काम के लिए, लोगों की मदद के लिए पीछे नहीं हटती हूँ। मेरी सोच मजबूत है, इसलिए उन लोगों ने शायद मुझे दबंग नाम दिया है। आपने शिप्रा माँ के लिए बहुत सारे आंदोलन करे। तो जो जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया है, उसके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े। आने वाले समय में आपकी राजनीतिक में क्या इच्छा है? मैं पार्टी से कुछ नहीं चाहती। आपकी कोई एक ड्रीम इच्छा हो कि मुझे इस पोजीशन पे जाना? कुछ पहले था, मैंने बताया कि मैं विधायक बनना चाहती थी एक बार। ऐसा कोई नेता है बीजेपी का, अगर वो कांग्रेस में होता तो आज कांग्रेस और कहीं होती? अगर नदी खुद को समुद्र समझने लगे तो कहीं की नहीं रह जाती। एक समय आया था आपने अपनी राजनीति पूरी तरीके छोड़ दी थी। तो मेरा जो लाइफ का प्राइम टाइम था वो मैंने कांग्रेस पार्टी को दिया। मेरा विवाह हुआ, जब मेरे बच्चे हुए दोनों, तो मैं मीटिंग में भी उन्हें साथ ले जाया करती थी और मैं अपनी माँ का फर्ज निभाती थी। आपको सब लोग नूरी के नाम से जानते हैं, घर में आपका कुछ नाम है? बस नूरी ही नाम है, नूर हूँ मैं घर का। और मेरे पापा मुझे अपना बेटा मानते थे, वो बेटी नहीं मानते थे। जब वो गए तो मुझे गले लगाकर और स्वागत है मैम आपका द रियल गपशप में। नमस्कार। नूरी जी, आपके जीवन में यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? मेरे अम्मी अब्बा का, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। जी। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ नागदा में मेरे पापा वर्क करते थे। एक साधारण सी जॉब थी उनकी, और मेरी मम्मी ने भी काफ़ी दिन रात मेहनत की। तो सबसे बड़ा रोल ये था कि एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से होने के बाद जो शिक्षा उन लोगों ने मुझे दी, जो संस्कार मुझे दिए, मैं कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा रोल उसी शिक्षा का है, उसी संस्कार का है और मेरे माता पिता का है। आपने राजनीतिक के लिए कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? इसमें ऐसी क्या खास बात थी? जब मैं बहुत छोटी थी तो छोटे से ब्लैक एंड वाइट टीवी घर में हुआ करते थे। तो मुझे आज तक याद है कि मैंने राजीव गांधी जी की जिस तरीके से हत्या की गई, एक आतंकवादी हमला ही कह सकते हैं उसे, तो पूरे देश को मैंने रोते हुए देखा। और मेरे दिमाग पर वो चीज़ें बहुत प्रभाव डाल रही थी कि एक ऐसा परिवार, एक इंदिरा गांधी जी की तस्वीर मेरे सामने थी, फिर राजीव गांधी जी की तस्वीर मेरे सामने थी। और जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल में डिबेट कंपटीशन में जाया करती थी। वहाँ पर मुझे मेरे कुछ बड़े लोगों ने, मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि जो लोग अच्छा बोलते हैं गांधी परिवार उसे अपने साथ ले जाता है। तो मेरे दिमाग में था कि मैं जिस दिन अच्छा बोलूँगी मुझे गांधी परिवार अपने साथ ले जाएगा। और वास्तव में ऐसा हुआ। जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो राहुल गांधी जी 6 महीने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और मुझे साथ ले गए। हाँ, मैं उनके साथ थी। आपकी वो वीडियो भी वायरल तो हुई थी, हमने देखा था। यही वजह थी कि मेरी सोच ऐसी है कि इस देश में जो लोगों की पहचान है, जब हम आज़ादी की तरफ लौटेंगे तो सबने मिलकर लड़ा। ये भारत सबका भारत है, और ये भारत जब तक कांग्रेस के हाथ में था तो नफ़रतें नहीं फैली हुई थी। तो एक ऐसी पार्टी जो हर धर्म का सम्मान करती है, धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत की जो संविधान की सबसे बड़ी पहचान है, मैं उसी में विश्वास रखती थी और इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। मैम, आप बता रहे हैं आपने बचपन से ही कांग्रेस में आपको ज्वाइन करना ये सोच लिया था, तो साथ ही बीजेपी का भी तो नाम सुना ही होगा आपने? नहीं, ज्वाइन कर लिया ये नहीं सोचा था मैंने जी। मुझे बस अच्छे लगते थे। मैं इंदिरा जी की तस्वीर देखती थी, राजीव गांधी जी की तस्वीर देखती थी, और परिवार में भी जो कांग्रेस का माहौल था तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं NSUI की राजनीति में आई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन में आई, और एक हैदराबाद में एक ट्रेनिंग कैंप में मैं गई, तो मेरी शुरुआत जो है राजनीतिक सफ़र की वो NSUI से हुई थी। और बीजेपी को इसलिए नहीं चुना क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है
तो वो जिस घर में जिस धर्म में पैदा होता है उसी धर्म का पालन वो बाद में करता है। मैं जिस घर में पैदा हुई वो कांग्रेसी परिवार था, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक धर्म की तरह हमने पालन किया है। बहुत पुरानी हमारे घर में कांग्रेस रही है, तो यही वजह रही कि मैं दूसरी पार्टी को मैंने नहीं देखा। लेकिन जब मैं समझदार हुई, जब मेरे सामने सभी पार्टियां सामने आई, तो मैंने उनमें फ़र्क महसूस किया, और फ़र्क महसूस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं बिल्कुल सही पार्टी में हूँ। एक साधारण सी लड़की एक ऐसे मजहब से है जहाँ पर्दा रखना आम बात है, वहाँ से निकल के राजनीतिक में एक अकाम रखने में क्या मुश्किल आई आपको? देखिए, जब मैं एनएसयूआई में आई तो मेरे पिताजी की सहमति नहीं थी। अब्बा ने मना कर दिया था कि नहीं, लड़की राजनीति में नहीं जाएगी। मैंने ज़िद पकड़ ली, मैंने कहा मैं 18 साल की हो गई हूँ, घर से भाग के चली जाऊँगी। तब कल्पना परुलेकर जी नेता हुआ करती थी, वो नागदा आती थी, मैं उन्हें सुनती थी। मुझे लगता था एक दिन बड़ी होकर मैं भी ऐसा भाषण दूंगी, ऐसी नेता बनूंगी। और जब हैदराबाद में हमारा एक एनएसयूआई का प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम था वो एनएसयूआई ज्वाइन करने के बाद, तो अब्बा से कहा मैंने कि पैसे चाहिए हैदराबाद जाने, नहीं लड़की इतनी दूर नहीं जाएगी। तो मेरी अम्मी ने भी उनसे बहुत ज़िद की, मतलब कि ऐसी स्थिति आ गई थी घर में कि नामुमकिन सा हो गया था कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी। पर फिर पिताजी माने, और जब मैं हैदराबाद गई और सोनिया गांधी जी के सामने जब मेरा भाषण हुआ, पूरे देश में मेरी फ़ोटो छपी, और जब मैं नागदा के स्टेशन पे उतरी, मेरे अब्बा मुझे लेने आए, सबसे पहला हार उन्होंने मुझे पहनाया। उनकी आंख में आंसू थे कि मैंने सोचा था कि तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम बाहर गई। मैंने लोगों की लड़ाई लड़ी, और स्टूडेंट लाइफ के समय जब भारत कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ का आंदोलन चल रहा था नागदा में, मैं 10 दिन जेल रही। हमारी रैली लेकर हम उज्जैन आए थे, कल्पना परुलेकर जी साथ में थी, और हज़ारों जो वर्कर्स थे वो हमारे साथ थे। अचानक से लाठी चार्ज हो गया, मुझे गिरफ्तार किया गया और देवास जेल में भेज दिया। और कल्पना जी ने भी शर्त रख दी कि उसे मैं बिना किसी शर्त के अब बाहर लाऊंगी कि सारे मुकदमे ख़त्म किए जाएं, तभी नूरी की ज़मानत होगी। और इसी शर्त में मैं 10 दिन अंदर रही। दूसरे या तीसरे दिन मेरे घर वालों को पता पड़ा कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ। मैंने जेल से जेलर साहब से अनुरोध किया कि मैं अपने घर बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे अब्बा को फ़ोन लगाया। मेरे आँख में मैं बिल्कुल रुआसी हो चुकी थी, मैं क्या बोलूँगी। इधर से मेरी आवाज़ बड़ी मध्यम थी। मैंने कहा अब्बा मैं जेल में हूँ। एक डर था कि एक लड़की, मतलब वो अभी जवानी में कदम रख रही है, एक कट्टर रूढ़िवादी परिवार, बेटी जेल चली गई है, क्या सोचेंगे, बहुत तमाम तरह के दिमाग में सवाल चल रहे थे। तो मैंने कहा कि अब्बा मैं यहाँ पर जेल में हूँ। तो उधर से आवाज़ आई, तू फिक्र मत कर, तू सच की लड़ाई में है, और सच की लड़ाई में तेरा बाप तेरे साथ है, फिक्र मत करना बेटा, और अपना ख्याल रखना। तो ये जो आवाज़ थी, ये बड़े ही, मतलब कि कोई जब एक इंसान बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसका हौसला उसके माता पिता इस तरीके से बढ़ाते हैं, तो उनकी आवाज़ ने मुझे हिम्मत दी। और पहली बार जब मुश्किल से मेरी उम्र 18 साल की होगी, 18-19 साल, मैं 10 दिन जेल में रही, और मेरे अब्बा ने कहा कि तू डरना मत, क्योंकि तू सही पर है और तू हमारी लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि मेरे पापा भी उसी फैक्ट्री में एक मज़दूर के रूप में काम करते थे, वर्कर के रूप में काम करते थे। तो ये बस इस तरीके से मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई। उस 10 दिनों में आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी? मेरे साथ बड़ा ही दृश्य घटा कि मेरे साथ में कम से कम 20 से 30 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई थी, और कम से कम 100 वर्कर्स गिरफ्तार थे। हमें देवास जेल भेजा गया था। तो मैं अगले दिन जेल का दरवाज़ा खुला और सबके नाम और एंट्री शुरू हुई। एक एक करके सारी महिलाओं को बाहर कर दिया गया। मैं सोच रही थी मेरा नंबर अब आएगा अब आएगा, लेकिन अचानक से जेल का दरवाज़ा बंद होता है, मैं अकेली वहाँ बचती हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आता है, क्योंकि बाकी सबको 151 की कार्यवाही करके छोड़ दिया गया, पर मुझ पर शासकीय कार्य में बाधा और तमाम बड़े मुकदमे दर्ज कर दिए गए, मेरी ज़मानत नहीं हुई। तो मेरे साथ की महिलाएं कुछ लहसुन और चटनी, मिर्च की चटनी लेकर आई थी, तो वो जाते वक्त वो चटनी मुझे देकर गई कि क्योंकि जेल का खाना आपको पता होगा बड़ा मुश्किल होता है खाना। जेलर साहब ने मेरे लिए अखबार का इंतज़ाम किया, एक टेबल फैन भी लगा दिया। 10 दिन तक मैंने कुछ किताबें पढ़ी, और बहुत छोटी थी,
मतलब मुझे मुझे नज़ारा याद आ रहा है कि वो 10 दिन मैंने कैसे काटे थे, जी। बहुत मुश्किल थे। लेकिन एक हिम्मत थी कि मैं आम लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ, और उसी हिम्मत और हौसले ने मुझे वो 10 दिन। आपकी पार्टी पिछले 15 से 20 सालों में सत्ता में नहीं है, तो ऐसा क्या बदलाव चाहते हैं आपकी पार्टी में जो सत्ता में वापस आ सके? देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे मैं NSUI के टाइम से पॉलिटिक्स में आई, और जब होश संभाला उस वक्त कांग्रेस सरकार जा चुकी थी। अब ज़िंदगी के जो पिछले 20 साल हैं वो हम सत्ता में नहीं, मुश्किल से हम लोगों ने 1.5 या 2 साल की सरकार हम लोगों को मिली कमलनाथ जी की। जी। पूरा जो हमारा समय रहा वो विपक्ष में संघर्ष करने वाला रहा। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी, बहुत मजबूत, उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बदलाव की ज़रूरत मैं सोचती हूँ कि अगर पार्टी का जो वर्कर है, आप उसका डेडिकेशन देखिए कि उसे 20 साल से नौकरी नहीं मिली है, सत्ता का सुख नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद वो पार्टी का झंडा उठा रहा है और अपनी भूमिका अदा कर रहा है। पर वक्त बदल गया है। अभी अभी जो जनता है वो सच और झूठ का जो फैसला जनता को करना होता है। बीजेपी ने कहा कि हमें मौका दो और हम 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि मोदी जी ने तो गंगा माँ गंगा की कसम खाई थी, पर माँ गंगा पे कोरोना काल याद करिए, लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो नोटबंदी याद होगी आपको, जी। जिसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन लोग लाइन में मर गए, लाइन में खड़े खड़े मर गए लोग। उनके पास एकदम से अचानक से नोटबंदी की घोषणा कर दी जाती है। जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके पास चूल्हा जलाने के पैसे नहीं थे। उसके बाद 2.5 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, नहीं मिले। क्या मिला इस देश को? नफरत मिली है। तो ये जो सरकार है बीजेपी की, हम जिससे लड़ रहे हैं, उस सरकार की नैतिकता नहीं है, संवैधानिक मूल्य नहीं है। तो कांग्रेस अपने संवैधानिक मूल्यों पर, अपनी नैतिकता पर, अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सोच पर टिकी हुई है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो के माध्यम से इस पूरे देश को देखा और समझा। किसानों के हाथ जब हाथ में लिए तो महसूस किया कि खेती किस तरीके से की जाती है। अगर मैं यूपीए सरकार की बात करती हूँ, तो शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, वनवासी अधिनियम 2005, भूमि अधिग्रहण कानून, और ये सारे जो अधिकार थे ये कांग्रेस की सरकार ने हमें दिए। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने बदलाव चाहा, तो बदलाव में हमें क्या मिला? सिर्फ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश को बेच दिया गया। मजदूर और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बल्कि विकास उसे कहते हैं जब अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। तो कांग्रेस में जो आप बदलाव की बात कर रहे हो, तो मैं बेबाकी से कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी को अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान करनी होगी, जो मेहनत कर रहे हैं। उन्हें उन मेहनती लोगों को आगे लाना होगा। कई सारे बदलाव हमें अपने अंदर करने होंगे जो कि कांग्रेस को करना चाहिए। और ये बात राहुल गांधी जी ने हमें सिखाई है कि डरो मत, सच बोलो। तो जब मौका मिला राहुल गांधी जी से भी हम सच बोलेंगे कि आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हो, जो आपके साथ चल सके। एक बदलाव की ज़रूरत है, पार्टी संगठन सृजन के माध्यम से उस बदलाव को करना चाह रही है। तो बदलाव होना पड़ेगा जिसमें युवा पीढ़ी को ज़्यादा मौका देना पड़ेगा। अभी सरकार में बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं, मेड इन इंडिया चीज़ें आ रही हैं, बाहर की कंपनी यहाँ आके निवेश कर रही है, वो लोगों को रोजगार वगैरह भी दे रही है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कौन से रोज़गार की बात आप कर रहे हैं? अगर हम उज्जैन में बैठ के ये यहाँ बैठे हैं, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आप उज्जैन में बताइए हीरा मिल बंद है, विमल मिल बंद है। आप मुझे बताइए कितने उद्योग धंधे उज्जैन में खुले। बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स मीट यहाँ पर आयोजित की गई, शिवराज सिंह चौहान जी के राज में भी। मोहन यादव जी भी रोज़गार की बात कर रहे हैं, पर कहाँ है रोज़गार? धरातल पर नज़र आने चाहिए। आज लोगों के हाथ में रोज़गार ही नहीं है। कोई ठेला चला रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, और ये लोग आकर उनके ठेले और दुकानें भी हटा देते हैं विकास के नाम पर। तो कहाँ है रोज़गार? क्या इन्वेस्टर्स, क्या आप उसके असली आंकड़ों पर जाइए ना। आपने इन्वेस्टर्स मीट आमंत्रित की, करोड़ों रुपए खर्च किए, उसकी पब्लिसिटी की, आपने लोगों को बुलाया, होटलों में रखा, खाना खिलाया,
और उसके बाद कहाँ है वो पैसा, कहाँ नजर आ रहे हैं रोजगार। आप ये देखिए ना कि देश की जो जो आर्थिक हालात है वो किस तरीके से गिर गए। आज रुपए के मुकाबले में डॉलर कहाँ पहुंच गया है, आज महंगाई कितनी अपनी चरम सीमा पर है। तो ये सब है ना, ये सब बातें जुमले हैं और कुछ नहीं है। हमने सुना है आपको कई बार पुलिस ने अरेस्ट भी करा है, वो किस वजह से कराया था? देखिए, मैंने अभी बताया कि 10 दिन मेरी लाइफ की पहली शुरुआत तो हम्म, NSUI की समय से हो चुकी थी। उसके बाद लगातार जैसे कि कोरोना काल हुआ या उज्जैन में विकास के मुद्दों की लड़ाई हुई, शिप्रा आंदोलन मैंने किए। मैं मतलब कि यहाँ तक 4 फीट पानी में खड़े रही घंटों तक, ठंडे पानी में, क्योंकि शिप्रा में 16 गंदे नाले मिल रहे हैं। जी। ये सरकार कहती है कि ये धर्म की रक्षा करती है। मोक्षदायिनी शिप्रा को माँ कहा जाता है, जिसमें स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उसका जल प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट देखेंगे तो आमचन के लायक भी नहीं रह गया है। और 16 गंदे नाले, गंदे, बहुत गंदे नाले उसमें मिल रहे हैं। तो ये कैसा धर्म हुआ? अगर मैं बाबा महाकाल की बात करूँ तो आपको पता है VIP कल्चर वहाँ पर कैसा चलता है। कोरोना काल में मैं गई कि ऑक्सीजन मिले उज्जैन के लोगों को, मुझ पे धारा 353 लगा दी गई। लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना शासकीय कार्य में बाधा है। मुझे प्रकरण दर्ज कर दिया गया। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के पास एक फूल लेकर गई, मेरे हाथ में एक ज्ञापन था, मुझे अरेस्ट करा, 144 का हवाला दिया गया। मैं अकेली थी, अकेले इंसान पर 144 की धारा लगाई। उसके बाद जब मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि आपको 151 में ज़मानत, गिरफ्तार मुझे 144 का हवाला देकर किया। कहते हैं 151 में जमानत ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं जेल जाऊंगी, जमानत नहीं लूंगी। मैं स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करना चाहती थी कि लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही है, अस्पतालों में बिस्तर क्यों नहीं मिल रहा है। ये मेरा गुनाह था। तो इस तरह जो मैंने लोगों की खिदमत की वो सरकार को लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, तो कई सारे प्रकरण मुझ पर दर्ज हैं और दर्ज हो जाएं। पर ये जुल्म की लड़ाई जो है वो मैं लड़ती रहूँगी। हमने सुना है आपने कोविड में भी आंदोलन करा था कोई सा? कोविड में आंदोलन नहीं, मैं ज्ञापन लेकर गई थी और मैं ऑक्सीजन प्लांट पर गई थी ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन दूसरे शहरों में भेजी जा रही थी और मेरे शहर के लोग बगैर ऑक्सीजन के मर रहे थे। मैं ध्यान आकर्षण के लिए गई थी कि ऑक्सीजन मेरे शहर को भरपूर दीजिए, उसके बाद बाहर भेजिए। मुझ पे प्रकरण दर्ज हो गया। स्वास्थ्य मंत्री के पास गई कि लोगों को इंजेक्शन और दवाई नहीं मिल रही है, मुझ पर प्रकरण दर्ज हो गया। मैं अस्पतालों में गई कि आपने कोविड पेशेंट को एक ही बिस्तर पे 2 लोगों को रखा हुआ है, मुझ पर प्रकरण दर्ज हो गया। तो मैं जहाँ जाती थी लोगों की मदद करने जाती थी। एक महिला शिक्षिका थी, वो कोविड योद्धा के रूप में काम कर रही थी, उन्हें कोविड हो जाता है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता, वो तड़प रही थी, एम्बुलेंस नहीं थी, डॉक्टर नहीं था। जब मैंने उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था की तो मैं खुद एम्बुलेंस ड्राइव करके उसको, कोविड योद्धा को मैंने जाकर वहाँ पर एडमिट करवाया। क्या ये मेरा गुनाह था? मैंने अपना रोज़ा तोड़ के अपना प्लाज्मा, मनोहर सिंह जो दूरदर्शन के इंजीनियर हैं, इंदौर जाकर मैंने अपना प्लाज्मा, अपना रोज़ा तोड़कर उन्हें दिया। क्या ये मेरा गुनाह था? तो मैं काम कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी और सरकार मुझ पर प्रकरण दर्ज कर रही थी। मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, मुझे जेल में डाला जा रहा था। और अगर सरकार को ये लगता है कि एक आम आदमी की मदद करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं करती रहूँगी। आप एक एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, आपके ऊपर बार बार पुलिस की FIR होती है, तो ऐसा रिस्क लेना जरूरी है? देखिए इस आज़ादी की लड़ाई में जो मैं पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात करती हूँ, चाचा नेहरू जी की, सालों तक जेल में रहे। तो गांधी जी को जेल में रखा गया। मैं अगर लोगों के न्याय के लिए आवाज़ उठाती हूँ और मुझ पर प्रकरण दर्ज हो जाते हैं तो क्या मैं जेल की सलाखों से डरूंगी? क्या मैं पुलिस के डंडों से डरूंगी? नहीं। ये मैं ये सोच के तो नहीं जाती हूँ ना कि आप मुझ पर प्रकरण दर्ज करो। सरकार आवाज़ दबाना चाहती है, आवाज़ दबाने के लिए प्रकरण दर्ज करती है, पर आवाज़ नहीं दबेगी। न मैं झुकूंगी, न मेरी आवाज़ दबेगी, लड़ती रहूँगी। नूरी जी, हमने सुना है आपको हनुमान चालीसा आती है, गीता के श्लोक आते हैं, शिव तांडव आता है। ऐसे मजहब से जहाँ ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है, वहाँ आपने कैसे सीखी? देखिए, मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखती हूँ
और इस्लाम में आप जानते हैं कि एक निराकार ईश्वर की पूजा, नमाज, प्रार्थना की जाती है। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक गीता श्लोक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैं फर्स्ट आई। तो मुझे काफ़ी सारे गीता के श्लोक याद हो गए। जिस स्कूल में, जिस संस्कृति में रही, तो सभी धर्म को समझने का मौका मिला। तो मैं अपने धर्म का पालन करती हूँ, लेकिन सभी के धर्म का सम्मान करती हूँ। और मेरा इस्लाम, मेरा मज़हब भी मुझे ये सिखाता है कि मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ, पर मैं किसी और धर्म के प्रति कट्टर नहीं, मेरी दुर्भावना नहीं है। हर मज़हब के लोगों की खिदमत करती हूँ। अगर मैंने कोरोना काल में अपना खून दिया तो अपने हिंदू भाई को दिया। मैंने खाना बाँटा तो मैंने जात और धर्म पूछ कर नहीं बाँटा। तो मेरे यही तो मज़हब है, यही मज़हब की खूबसूरती है कि हमें अपने धर्म का पालन करना है, पर सभी धर्मों का सम्मान करना है। तो हर धर्म को समझना, पढ़ना, उसका सम्मान करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस्लाम धर्म का पालन करती हूँ और मेरा धर्म ही मुझे ये सिखाता है। आपने शिप्रा माँ के लिए बहुत सारे आंदोलन करे। आपकी लाइफ में शिप्रा माँ की क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर मैं इस्लाम के मुताबिक बात करती हूँ, तो जो जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया है, उसके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं शहीद कहलाऊँगी, मुझे शहादत मिलेगी। तो ये मेरा मज़हब मुझे सिखाता है। अगर मेरे ही शहर में एक नदी है और नदी का पानी, ऐसा पानी जहाँ पर जिस पानी से अभिषेक भी होता होगा महाकाल बाबा का, और उस जल से वज़ू बनाकर नमाज भी पढ़ी जाती है, तो नदी का कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी लोगों को पानी पिलाती है। वो नहीं पूछती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो मैं शहर की बेटी हूँ, तो मैं ऐसी नदी के लिए, जिसका मेरे हिंदू भाई, जिसे मोक्षदायिनी कहते हैं, उसकी लड़ाई में लड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो अगर माँ है तो माँ का क्या अर्थ होता है, भारत भी माँ है। तो पेड़ क्या होते हैं, पेड़ भी दूसरों को फल देते हैं। एक औरत दूसरों के लिए खाना बनाती है, नदी बहती है सबके लिए परोपकार करने के लिए। मेरे शहर में अगर जो लाइफ लाइन कहलाती है उसकी ये दुर्दशा है, तो लड़ना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, और मैं इसी दृष्टि से देखती हूँ इस लड़ाई को भी और शिप्रा को भी। आपने शिप्रा के लिए, मतलब आप बीच, वो नदी में चले गई थी, आधे पानी में खड़े हो गई थी, तो उस समय आपकी क्या मेंटलिटी थी, आप क्या सोच रही थी? देखिए, मैं जब कोई भी लड़ाई लड़ती हूँ तो हम्म। मेरा ये मकसद होता है कि उस लड़ाई को मैं ईमानदारी से लड़ूँ। हम्म। मैं लड़ाइयाँ ऐसी नहीं लड़ती हूँ कि मैंने नारा लगाया और एक अधिकारी आए, उसके हाथ में ज्ञापन थमाया और मैं चली आई। नहीं, मैं जब पानी में खड़ी हुई तो मैंने ध्यान आकर्षित किया शिप्रा की तरफ, और मैंने ये कहा कि शिप्रा से 16 गंदे नालों का पानी बंद किया जाए। फिर जब अधिकारी आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने त्रिवेणी पर मिट्टी का पुल बनाया, मिट्टी के पुल बनाकर आप गंदे नाले को पानी में आने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। तो मुझे जब पुलिस ने कहा कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ मैं पानी से बाहर आ जाऊँ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता है, मैं मर जाऊँगी पर गिरफ्तारी नहीं दूंगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं पीछे पलटी और मैंने पानी की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक सेकंड के लिए खौफ मेरे अंदर नहीं था, और जब पानी शायद 8 या 9 फीट हुआ होगा, मैं अंदर चली गई, अंदर समा गई। बिल्कुल कुछ दिखाई नज़र नहीं आ रहा था। तुरंत तैराक दल वहाँ पर उतरा और मुझे पानी से बाहर निकाला गया। और जब मैं बाहर निकल रही थी तो मेरी जो ओढ़नी थी वो शिप्रा की तरफ बहते हुए जा रही थी, यानी कि मैं बच गई थी, लेकिन मेरी जो ओढ़नी थी वो वहाँ पर थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी एक ऐसी निष्ठा, कमिटमेंट अपने काम के प्रति, ईमानदारी से जिस मुद्दे पर मैं लड़ रही हूँ, उस मुद्दे पर चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं पीछे नहीं हटती। तो आपने इतने आंदोलन करे, आपके एक प्रवक्ता भी हैं महेश परमार जी, उनने भी यही करा था अभी रिसेंट टाइम में। तो क्या आप गंदे नाले मिलना बंद हो चुके हैं शिप्रा में? तो ये लड़ाई महेश परमार जी विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में भी उठाई है आवाज़, सड़कों पर भी आकर लड़ी है। हमने इस आवाज़ को उठाया है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि पूरे देश भर से और दुनिया से जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, क्या उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? मुझे बहुत दुख होता है कि आप हज़ारों मीटर की चुनरी माँ शिप्रा को अर्पण करते हैं। सरकार ने माँ शिप्रा को चुनरी अर्पण की, लेकिन जो गंदे नाले हैं वो चुनरी तभी माँ स्वीकार करेगी जब वो गंदे नाले, गंदा पानी उसमें आना बंद हो। तो ये सवाल सरकार से मेरा
जारी रहेगा जब तक कि शिप्रा को शुद्ध नहीं कर दिया जाता है। ऐसा कोई नेता है बीजेपी का, अगर वो कांग्रेस में होता तो आज कांग्रेस और कहीं होती, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा नेता है? देखिए, पार्टी नेताओं से नहीं चलती, विचारधारा से चलती है। और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें कई तरह की छोटी छोटी नदियाँ मिली हुई हैं। जी। अगर नदी खुद को समुद्र समझने लगे तो कहीं की नहीं रह जाती है। तो आपका इशारा मैं समझ रही हूँ, लेकिन किसी के जाने से कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रुकेगी। ये एक विचार है, वो आगे बढ़ता रहेगा। वो विचार है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये वो विचार है जो संविधान की बात कर रहा है। ये वो विचार है जो लोकतंत्र की बात कर रहा है। और ये वही विचार है जो हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, सिख सबको एक समान अधिकार की बात कर रहा है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कोई नेता जिसके रहने से, नेता तो इस पार्टी के पास ऐसे हैं जो उंगली भर भी आपको आरएसएस और भाजपा गिना नहीं पाएगी। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी की अगर बात करती हूँ, तो कांग्रेस के साथ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी का सपना दिखाया था। राजीव गांधी जी जब एक कोने से दूसरे कोने यात्राएं करते थे तो संचार क्रांति इस देश को दी। ये जिस माइक में खड़े होकर कांग्रेस को गालियां देते हैं ना, वो माइक भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये जिन हवाई अड्डों पर जाकर जिन हवाई अड्डों को बेचने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। ये लाल किला जहाँ से झंडा फहराते हैं, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है, इस देश की पवित्र इमारतें दी। इनका विकास सिर्फ नाम बदलने तक सीमित है। ये नाम बदलना चाहते हैं, ये इतिहास बदलना चाहते हैं। यही फ़र्क है इनकी और हमारी सोच में। लोग कहते हैं कि राजनीति में भी फिल्म इंडस्ट्री की तरह फ़ायदे उठाने के लिए जाने जाते हैं, आपकी नज़र में कोई है ऐसा? राजनीति में फिल्म इंडस्ट्री जैसे फ़ायदे उठाते हैं, मतलब लोग किसी का यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं, उसको पीछे छोड़ देते हैं, ऐसा कोई है राजनीति में भी? राजनीति में या कांग्रेस में या बीजेपी में? सवाल देखिए, हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं जी। कुछ लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वफादार नहीं होते हैं। तो ये जो ईश्वर है, ये जो प्रकृति है, ये सबका जवाब देती है। हर तरह के लोगों का जवाब इस प्रकृति के पास है। जी। फ़ायदा उठाने वालों का भी जवाब है, जो लोग अगर उपयोग करके आगे बढ़ जाते हैं उनका भी जवाब है, और जो सिर्फ सेवा भावना से इसमें कदम रखते हैं, तो आप देखिएगा कि मालिक उन्हें नवाजने का भी काम करता है, वरना अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती है। अगर आप अपनी पार्टी में बहुत बड़े पद पे होती तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें होती जो आप सबसे बड़े बदलाव करती? मैं सबसे पहले तो मेहनती कार्यकर्ताओं की पहचान करती। तो हर जगह पर हवाबाज होते हैं, तो जो हवाबाज जो होते हैं ना, वो पार्टी को ख़त्म करते हैं। और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ नेताओं की परिक्रमा करते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, पर ज़मीन से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। तो मैं सबसे पहला काम तो ज़मीन पर उन्हें लाने का करती। और दूसरी बात मैं इसमें ये करती कि जो वास्तव में जो पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारी महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं, तो ऐसी महिलाएं जो आज घरों में बैठी हुई हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम आर्थिक रूप से उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं? वो कांग्रेस पार्टी का काम भी करें और आर्थिक रूप से मजबूत भी रहें। दूसरा बदलाव मैं ये करती। और तीसरे बदलाव के अंदर मेरी सोच ऐसी है कि आज आप देखते होंगे कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, जैसे राहुल गांधी ने बताया कि लोग वोट चोरी कर रहे हैं, तो ये लड़ाई पूरे संविधान और लोकतंत्र की है। तो ये जो नफरतें फैली हुई है ना, मेरी सबसे पहली लड़ाई जो इस देश के लिए होती, वो इस बात के लिए होती कि ये देश सभी का है। हिंदू और मुसलमान एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है। आज जो बड़े नेता इस नफ़रत को फैला रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज सड़कों पर एक आम आदमी इसलिए लड़ रहा है, नफ़रत कर रहा है कि यही राजनीति है। हम कितना पिछड़ गए हैं। कहते हैं कि मुसलमानों को नहीं देखना चाहते, लेकिन जब टायर पंचर हो जाता है तो उन्हीं भाई के पास जाकर आपको अपनी गाड़ी में हवा डलवानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम हिंदू और मुसलमान एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कुछ मुसलमान इस तरह की बातें करें जो हिंदू भाइयों के खिलाफ हो, तो वहाँ वो मुसलमान भी गलत है। अगर कोई हिंदू इस तरह की बात करते हैं
तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख आज की तारीख में इस बात का होता है कि आप किसी के कपड़े देखकर उसकी पहचान कर रहे हैं और उनसे नफ़रत करने लगते हैं। तो मैं मोहब्बतों के लिए काम करना चाहती हूँ, जहाँ पर ये जो जातिवाद फैला हुआ है ये हट सके। और मुझे लगता है कि जब धर्म और राजनीति की बात बंद होगी तब विकास की बात शुरू होगी। जब कोरोना आया तो सब भूल गए थे हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। और प्रकृति ने हमें कई बार मौके दिए इस बात को समझने के लिए कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और उसी इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए मैं ज़रूर काम करती। एक समय आया था आपने अपनी राजनीति पूरी तरीके छोड़ दी थी, ऐसी क्या वजह थी? फिर आपने वापस कमबैक करा था। देखिए, मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट लाइफ से काम कर रही हूँ, मतलब मुझे 25 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो मेरा जो लाइफ का प्राइम टाइम था वो मैंने कांग्रेस पार्टी को दिया। मेरा विवाह हुआ, जब मेरे बच्चे हुए दोनों, तो मैं मीटिंग में भी उन्हें साथ ले जाया करती थी और मैं अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाती थी घर आकर। पूरी लाइफ मैंने पॉलिटिक्स की। मैं 6 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री बनकर पैदल भी चली। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे रुकना चाहिए, मुझे खुद से बात करना चाहिए, मैं खुद को समझना चाहती थी। मैं हज यात्रा पर गई, मैंने अपने धर्म को समझा। बहुत खूबसूरत है इस्लाम। ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम, और जैसे आपका भी पहला सवाल ये था कि कट्टर लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इस्लाम में औरतों को जितने अधिकार हैं वो किसी भी मज़हब में नहीं है। पहली बात, जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो उस विवाह में बगैर औरत की स्वीकृति, अगर वो कबूल है, हाँ नहीं बोलेगी, तो उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन ये शर्त हिंदू संस्कार वाली शादी में शर्त के तौर पर नहीं है कि उसकी स्वीकृति शर्त नहीं है, पर निकाह की में पहली शर्त है वो स्वीकृति है। दूसरा, अगर हम हिंदू परिवार में शादी देखेंगे तो बेटी को कन्यादान करेंगे, दहेज देंगे। इस्लाम में लड़के पर एक मेहर की राशि होती है कि उसको लड़की को एक अदायगी करनी होती है पैसों की, गिफ्ट के तौर पर। तो ये आप सोचिए कि एक ऐसा मज़हब जहाँ लड़की को स्वीकृति देनी है, उसे अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा भी मिलता है। तो और उसे बेटियों को आप देखेंगे कि कोख में नहीं मारा जाता, उसे रहमत बनाया जाता है। सदियों पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में ये था कि बेटियों को मार दिया जाता था, दफना दिया जाता था जिंदा। लेकिन वो बदलाव लेकर आए सोसाइटी में कि बेटियां अल्लाह की रहमत है, मतलब ईश्वर की रहमत है, उन्हें न मारा जाए। और अगर हम अपने पर्दा, अब आप सोचेंगे कि पर्दा गुनाह नहीं है। जब मैंने पर्दा किया, हिजाब किया, मैं खुद को उसमें ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रही थी, क्योंकि बुरी नज़रें मुझे नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं दुनिया देख पा रही थी। मैं फ्रीडम से अपने जो कपड़े पहनना चाहती हूँ आरामदायक, वो पहनकर, अगर आज हम आईफोन खरीदेंगे तो उसमें कवर लगा लेंगे क्योंकि महंगा है। हम कोई भी महंगी चीज़ पे कवर क्यों लगाते हैं? उसको धूल डस्ट से बचाने के लिए। आज आप किसी भी समाज की बेटियों को देखोगे, अगर वो 2 व्हीलर चलाएंगी तो अपना मुंह कवर करके चलाती हैं। हमारे यहाँ घूंघट प्रथा भी है, हमारी हिंदू बहनें घूंघट, लेकिन इस्लाम की औरतें उस पर्दे के साथ कंफर्टेबल हैं। मैं कितना कर पा रही हूँ पॉलिटिक्स में, मैं नहीं कर पा रही हूँ तो उसमें मैं खुद को गलत समझती हूँ। मैं नहीं मानती हूँ कि वो गलत है, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। और प्रोटेक्शन तो किसी भी तरीके से गलत नहीं होता है। आप जो ज़्यादती की घटनाएं आप देखिए, आप अखबार पढ़िए, आप रिपोर्ट निकालिए, आप उसमें देखिए मुस्लिम बेटियों के साथ ज़्यादती की घटनाएं ज़्यादा नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। आप समझिए, उनकी एक मतलब फैशन के लिए जिस तरीके से एक अनर्गल एक कंपटीशन पैदा हो गया है बेटियों में, हर तरह के कपड़े पहनो आप। मैं उसमें आपको वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें किसी को खुश करने के लिए खुद को एक्सपोज क्यों करना है? किसी को अच्छा लगे इसलिए हमको खुद को प्रदर्शित क्यों करना है? हमारे भारत के संस्कार ऐसे नहीं थे जो होते जा रहे हैं। मेरा आपका सवाल था, आपने राजनीति से ब्रेक क्यों लिया था? हाँ, तो मैं बात करते करते कहाँ पहुँच गई। तो मैं वहाँ पहुँची थी कि मैंने हज की यात्रा की, मैंने खुद को समझने की कोशिश की। मैं धर्म पर इसलिए आई कि मैं सुकून से, इस्लाम में जो ज़िंदगी है ये एक सफ़र है, मतलब हम एक छोटे सफ़र पर हैं और मरने के बाद हमारी असली ज़िंदगी शुरू होती है। इसलिए एक तो जो आप कहते हैं ना कि आप पुलिस से नहीं डरती हो, तो जो मुस्लिम होता है वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है, इसलिए मैं पुलिस से नहीं डरती हूँ। तो मैंने इस्लाम को समझा, मैंने खुद से बात की। तो मेरा जो ब्रेक था वो खुद को समझने के लिए था।
और मैं चाहती थी कि मैं वहीं रहूं, लेकिन फिर मुझे ईश्वर ने जो एक ताकत दी है, एक आवाज़ दी है, तो मैं अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ मुझे जिस मकसद से इस दुनिया में भेजा गया है ऊपर वाले ने, तो मैं उन लोगों के लिए क्या काम कर सकती हूँ। तो मेरा जो ब्रेक था वो खुद को समझने के लिए था, और उसके बाद मैं वापस जो लौट कर आई हूँ वो मैं इस मकसद से आई हूँ कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं, लेकिन असली असली इंसान और इंसानियत वो है कि आप अपने अलावा दूसरों के लिए सोच सकें। और वही वसुदेव कुटुंबकम में भी है, इस्लाम में भी है कि पड़ोसी भूखा है तो आपको नहीं सोना चाहिए। तो मैंने अपने मज़हब को समझने के लिए ब्रेक लिया, खुद को समझने के लिए लिया, और अब मैं एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। अब मेरे अंदर वो, पहले मुझे था कि चुनाव लड़ना है, एमएलए बनना है, हाँ। फिर टिकट नहीं मिला तो मैं अपसेट हो गई कि क्यों नहीं मिला टिकट, इतनी मेहनत की थी। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बुरा लगा, मुझे रोना भी आया, लेकिन अब मैं इतनी मजबूत हूँ कि मुझे नहीं चाहिए टिकट। मैं लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। विधायक सांसद बनते हैं, मिट जाते हैं, तो मेरा विज़न एक इस ब्रेक के बाद और लार्ज लार्ज विज़न हो गया मेरा। अब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब मैं कुछ हासिल नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पास क्या है और उसमें से मैं क्या दे सकती हूँ, मेरा मकसद वो है। राजनीति में पावरफुल कौन है, आप या आपके हस्बैंड? पावरफुल तो एमएलए साहब ही हैं, क्योंकि 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे, 4 बार के विधायक रहे हैं, और अल्लाह ने विशेष तौर से उन्हें नवाजा है। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। तो मेरे से 1000 गुना बेहतर और बड़े नेता हैं वो। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, वो नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लगातार विधायक बन रहे हैं, इस बार फिर चुनाव जीत कर आएंगे। तो बिल्कुल उनका प्रोटोकॉल मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। घर में कभी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो जाती है बहस? बहस नहीं हुई, क्योंकि मैंने रकीबुद्दीन अहमद साहब को देखकर बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि घर में क्या है वो महत्व नहीं रखता, अगर कोई आपके पास आया है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। और मैंने नेताओं को देखा है कि वो एक बार बनने के बाद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आदर्श के रूप में मुझे उनसे सीखने को मिला है, और बल्कि उन्हें मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। बस तुम झांसी की रानी हो, बस रुक जाओ, बस बस बहुत। तो उनको ये पता है कि ये बहुत मूडी है, इसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। और सबसे ज़रूरी एक औरत की ज़िंदगी में जो होता है वो होता है उसका एक फ्रीडम, उसकी एक सोच। तो कभी भी एमएलए साहब ने अपनी सोच को मुझ पर नहीं डाला, हमेशा से मुझे एक जो फ्रीडम मिला, एक स्पेस मिला, और उनका जो एक विश्वास मेरे ऊपर कि मैं जो करूँगी अच्छा करूँगी, और यही विश्वास है कि आज नूरी खान। अगर आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री होती तो ऐसा कौन सा पहला काम है जो आप करते? मैं आज के दौर में अगर प्रधानमंत्री होती तो ये जो नफ़रतें फैल रही हैं, ये जो नफ़रतें फैल रही है, जो हिंसा फैल रही है, ये जो लोगों को मारा जा रहा है, कुछ लोगों को आप टारगेट बना रहे हैं, तो मैं अगर प्रधानमंत्री होती तो सबसे पहले माइक से ये ऐलान करती कि सब गले मिलो, और ये देश हम सबका देश है, और धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम विकास के लिए काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले नफ़रतें मिटाने का काम करती। आपको सब लोग एक तो नूरी के नाम से जानते हैं, घर में आपका कुछ नाम है? नूरी ही नाम है। मैं जब पेट में थी अपनी अम्मी के, जी। तो अम्मी अब्बा नूरी पिक्चर देखने गए थे, उन्हें बहुत अच्छी लगी पिक्चर, मेरा नाम नूरी रख दिया। जी, तो बस नूरी ही नाम है, नूर हूँ मैं घर का। और मेरे पापा मुझे अपना बेटा मानते थे, वो बेटी नहीं मानते थे। जब वो गए तो मुझे गले लगाकर, और जी, इमोशन तो वो मुझे अपना बेटा मानते थे, और यही मेरा नाम है कि मैं घर का बेटा हूँ। सोशल मीडिया पे आपको लेडी दबंग के नाम से जाना जाता है, तो कभी आपको किसी ने चैलेंज करा हो और बाद में पछताया हो, ऐसा हुआ है? नहीं, सबको ये पता है कि कमिटमेंट की बहुत पक्की है, और दबंग छवि जो है वो अच्छे काम के लिए है, लोगों की मदद के लिए, पीछे नहीं हटती हूँ, इसलिए लोग दबंग कहते हैं। ये उनका प्यार है मेरे प्रति, और एक सोच है। औरतें तो वैसे देखा जाए तो नाजुक होती हैं, कमज़ोर होती हैं,
पर कमज़ोर सोच होती है। मेरी सोच मजबूत है, इसलिए उन लोगों ने शायद मुझे दबंग नाम दिया है। कोई आपको चैलेंज करके पछताया है? चैलेंज करके तो सरकार ही पछताई है मुझे, क्योंकि इनको लगा था कि जेल में डाल देंगे तो डर जाऊंगी, नहीं डरी। इनको लगा कि मुकदमे दर्ज कर देंगे, बहुत सारे कर दिए, नहीं डरी। तो चैलेंज तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने हमेशा मुझे दिया है, पर मैं डरी नहीं, पीछे भी नहीं हटी। नूरी जी, आने वाले समय में आपकी राजनीतिक में क्या इच्छा है अभी? मैं पार्टी से कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं अपना कोई टिकट चाहती हूँ, ना मुझे किसी पद की लालसा है। मैं मेरा अनुभव पार्टी को और लोगों को देना चाहती हूँ। तो जब जब ब्रेक लिया और समझा चीज़ों को, तो वो इच्छा अंदर से ख़त्म हो गई है कि मुझे कुछ चाहिए। अब देने वाली नियत के साथ आगे आई हूँ, तो ईश्वर मुझे देने वाला बनाए, बस यही है। आपकी कोई एक ड्रीम इच्छा हो कि मुझे इस पोजीशन पे जाना, कुछ है आपके मन में? पहले था मैंने बताया कि मैं विधायक बनना चाहती थी एक बार, जी। और अपनी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करना चाहती थी। हम्म। नहीं बन पाई, लेकिन जहाँ पर हूँ, जैसे भी हूँ, सच के लिए बोलना, जो दौर चल रहा है, लोग सच भी नहीं बोल पा रहे। सच बोलो तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो इस दौर में सच बोलना और सच पर खड़े रहना, ये काफ़ी है मेरे लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसी किसी भी पोजीशन पर जाना चाहती हूँ। हाँ, एक पोजीशन है, जी। वो है लोगों के दिल में राज करने वाली। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के दिल में रहूँ। जी। जी। बस यही मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ कि मेरे जाने के बाद वो चीज़ जिंदा रहे कि मैंने लोगों का दिल जीता। आप युवा लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी राजनीति में आ रही हैं या समाज सेवा कर रही हैं? देखिए, बहुत टफ है राजनीति में। अगर वो आ रही हैं तो उनको अपने भाई, पिता या अपने पति का सपोर्ट लेकर आगे आना चाहिए। अच्छी और बुरी तमाम तरह की फील्ड होती हैं, पर ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर आपको मजबूती के साथ साथ जनता के बीच में खड़े होना है। तो 33% महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित तो हो गया है, लेकिन लागू नहीं किया गया है। जब वो लागू हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं भी बढ़ेंगी और महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन वो तब उस पोजीशन पर आ पाएंगी जब वो आगे बढ़े, निकले। जैसे कि हम पंचायतों में सरपंच के रूप में, पंचायत सचिव के रूप में महिलाओं को बना देते हैं, लेकिन काम भी पुरुष आकर करते हैं। तो आरक्षण के फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। तो जब महिला घर से निकले तो वो खुद की पहचान बनाए, खुद सारे काम करे, और उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि जब एक औरत अच्छा घर चला सकती है तो अच्छे तरीके से देश भी चला सकती है, और उसकी सोच भी बहुत अच्छी होगी। उसके लिए उसे तैयारी करना चाहिए और आगे आना चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मेरा बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र ताज़ा कर दिया। पापा के घर के नाम की बात पर तो मेरी आँख से आंसू भी आ जी। गए, और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला ताकि जो आज की जो जनरेशन है, जो युवा हैं, वो समझ सके कि आगे बढ़ने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपकी इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप इसी तरीके से हम जैसे लोगों की आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से बुलंद करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।